हम बात करते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन की। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि कार के पीछे यातायात देखने के लिए हमने किस प्रकार दर्पण का उपयोग किया था। तो हमने बताया था कार के पीछे हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कार के पीछे जैसे बहुत बड़ी गाड़ी आती है ट्रक वगैरह, तो उनको छोटा करके दिखाया जाता है। अगर वहीं चले हम अवतल यूज़ कर लें तो अवतल में क्या होगा, अगर कोई मोटरसाइकिल भी आ रही होगी तो वो हाथी के बराबर बड़ा दिखाएगा, जिससे आदमी डर जाएगा। इसलिए उत्तल का उपयोग किया था, जिससे कि वो पीछे वाला वाहन पूरा दिखाई देने लगे। वाहनों के पृष्ठ दृष्ट दर्पण के रूप में किस प्रकार का उपयोग लाया था। वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण में पृष्ठ वाले पीछे का देखने के लिए उपयोग में तो हमेशा उत्तर दर्पण का उपयोग लाया जाता है, जैसे मैंने बताया था अभी। उसमें आंसर यही होना चाहिए। और एक हम चेक कर लेते हैं आंसर, इसका मैं कैद दे रखा है। तो आंसर चेक करते हैं, आंसर बी बिल्कुल सही है। दाढ़ी बनाने के लिए, भाई दाढ़ी बनाने के लिए हमें सप्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि उसमें दाढ़ी का बाल थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, जिससे पता पड़े हाँ ये बाल तो नहीं रहेगा। तो उसमें उपयोग देखते हैं, तो इसमें अवतल दर्पण ये ऑप्शन आना चाहिए बिल्कुल। तो इसमें देखिए डॉक्टर क्या बताता है, वो डॉक्टर नहीं, आंसर क्या होता है। तो आंसर इसमें ए है। और इसमें दे रखी है किसके रूप में, तो वो दाढ़ी बाल बनाने के लिए शीशे का रूप किया जाता है, किसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब धूप से बचने के लिए छाते के रंग में संयोजन में जो से सबसे उचित रंग कौन सा है। तो इसमें कह रहा है कि काला रंग है था। अब इसमें देखो कह रहा है कि मात्रा काला हो, ऊपर काला नीचे उजला हो, ऊपर उजला नीचे काला हो। तो देखो नीचे ऊपर काला बनाया जाता है, छाता अक्सर काला ही देखा हमने, तो नीचे भी काला दिखा है। अगर इसमें आंसर के हिसाब से देखें तो आंसर क्या कहता है, आंसर बी कहता है, मतलब ऊपर उजला हो नीचे काला हो। तो क्या होगा, जो सफ़ेद रंग होगा ना, तो वो क्या है, उस प्रकाश को परावर्तित कर देगा। नीचे जो काला रंग है, तो काला रंग में नीचे क्या नहीं करेगा, तो शायद घर भी काला रंग देख, इसमें इसका वो देखते हैं स्पेशली श्वेत रंग पूर्ण परावर्तक होता है, ठीक है, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। अतः छाते की छतरी सफ़ेद होने से गर्मी धूप से बचाया जा सकता है, मतलब सीधी सी बात है, धूप से बचाया जाएगा। और वो नीचे क्या कहते हैं, काला रंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती, उसमें तो कोई रंग अवशोषित नहीं होगा। खगोलीय दूरदर्शी का प्रतिबिंब बना होता है। खगोलीय दूरदर्शी का प्रतिबिंब कैसा होगा, देखो खगोलीय का एक तो छोटा होगा बहुत ज़्यादा, और छोटा होगा तो कैसा वास्तविक भी होना चाहिए मेरे अंदाज से। काल्पनिक 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 हो सकता है, लेकिन वो वास्तविक दिखेगा ना, जब तो अपन पता पड़ेगा भैया ये काल्पनिक कैसे कर सकते हो। तो देखते हैं 94 का आंसर क्या है, आंसर का बी बड़ा। अच्छा भैया सूक्ष्म खगोलीय दूरदर्शी का बड़ा होता है, तो इसका हमें जानकारी नहीं थी, तो इसका आंसर बिल्कुल ए आंसर, मतलब आंसर काल्पनिक और बड़ा होना चाहिए सूक्ष्मदर्शी का। अब देखते हैं और आंसरों का, इसमें और देखते हैं कि जब दो समानांतर समतल दर्पणों की कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाली बिंदुओं की संख्या क्या होगी, अनंत होगी इसमें। तो इसका आंसर देखते हैं, इसमें अनंत संख्या होगी, तो आंसर इसमें सबसे पहले क्या होगा, बेस्ट आंसर क्या होगा, आंसर डी है। मतलब कोई भी एक वस्तु होती है जो दो समतल दर्पणों के बीच रख दी जाती है, तो उसके बनने वाले बिंदुओं की संख्या अनंत हो जाती है, इसे ऑप्शन डी दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें और इसका स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि दो समानांतर पर रखी गई रख दी जाए वस्तु तो अनंत प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी, प्रतिबिंब की बनने वाली संख्या अनंत होगी, क्योंकि प्रतिबिंब परावर्तित होकर के एक नया प्रतिबिंब बनाता है, उस तरह से एक क्रम चलता रहता है। जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके होते हैं तो उनके मध्य रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब से मतलब एक सूत्र रहेगा, उसके आधार पर निकालते हैं। तो थीटा 360 थीटा इंटू -1, तो इसमें क्या थीटा जो भी कोण है एंगल पर रखेंगे हम वस्तु को, तो वस्तु 360 में बैठा देंगे, तो बनने वाली जो भी प्रतिबिंब संख्या रहेगी वो अनंत बनेगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है हम, तो अभी तो नहीं, इसको हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत तो जो दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। समानांतर समतल है तो इसका भी अनंत होना चाहिए कि सेम टू सेम, वही तो कंडीशन है इसमें। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, डी, तो इसका भी आंसर वही है। और क्वेश्चन सेम टू सेम हुआ तो थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल देते हैं, तो इसलिए समझ में नहीं आता कि क्या आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित वस्तु का घूर्णन कितना होगा, 2i थीटा। ये तो देखना पड़ेगा इसका आंसर, इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो इसका 2i थीटा होगा। अगर किसी वस्तु को थीटा से घुमा दिया जाएगा तो जो किरण होगी तो वो भी 2 थीटा से घूम जाएगी। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि जब आपतित प्रकाश किरण की दिशा परावर्तित नहीं होती तब परावर्तित किरण का घूर्णन कोण दर्पण के घूर्णन कोण से दोगुना होगा। अब इसे आगे देखते हैं, आगे दे रखा है क्या दे रखा है कि क्वेश्चन है एक, यातायात संकेतों में जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणका उन पर प्रकाश पड़ने से तेज़ी से चमकने लगती है। कांच की जड़ी छोटी छोटी मणकाएँ प्रदेश से चमकने लगती है, ठीक है। प्रकाश जो हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। यही बात सही है, यह अपेक्षाकृत सघन से
गुजरता हुआ प्रकाश अपेक्षा का विरोध के माध्यम से प्रवर्तित होता है। देखिए इसका आंसर स्पष्टीकरण दोनों को देखते हैं क्या रहता है। तो इसमें दोनों चलते हैं, देखने के बाद इसमें क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर कह रहा है कि ए, इसका ए और आर दोनों सही है और आर उसका स्पष्टीकरण वर्णन किया गया है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, उसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। जब कोई सघन माध्यम से बृहद माध्यम आता है तो क्रांतिक कोण उस पर अधिक कोण पर प्रकाश के पूर्ण रूप से उसी माध्यम में वापस हो जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यह मार्गाएं अपेक्षाकृत सघन माध्यम अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तेजी से चमकती हैं। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, कारण का सही स्पष्टीकरण भी दे रखा है। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है। एक प्रिज्म से अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधे नहीं। प्रिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा, प्रिज्म में कोई सफ़ेद किरण डालते हैं एक वर्णी तो वो हमेशा 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। सबसे अच्छा ये होगा। इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या आंसर दे रखा है इसमें। आंसर ए दे रखा है। देखिए प्रिज्म का आंसर दे रखा है बिल्कुल, क्योंकि प्रिज्म से शुरू जाते हैं तो उसकी तरंगें अलग अलग होती है, इसलिए सभी रंग अलग अलग सापेक्ष पर दिखने लगते हैं। इन धनुषों के रंगों का सही क्रम क्या है। देखिए इसको बैजिंगनाला, इसमें सही रंग मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका आंसर देखेंगे तो साधारण से लगाएंगे। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या रहेगा। आंसर इसका डी रहेगा। मतलब सबसे पहले क्या आंसर आएगा, सबसे पहले नीला आएगा, उसके बाद हरा आएगा, उसका पीला आएगा। मतलब नीला, निहापी, निहापी जैसे कुछ बोलते होंगे इनको, एक रंग होता है बोलने का, तो नीला हरा पीला, ये इसका सही क्रम है। देखो इसमें और भी क्रम दे रखा है क्या, देखिए हाँ बैगनी, वही बैजानी हा, बैजानी हा पी ना, मतलब इस प्रकार से इनका शॉर्ट फॉर्म ले लिया जाता है, उसी प्रकार से बोला जाता है। विबजोर नाम से, विबजोर का जिससे फुल फॉर्म शुरुआत ले लो, और विबजोर से जो भी बनेंगे वो आकर क्या बनेंगे, सीधा आपको उसमें दिखाई देंगे किसमें, जो बना है अपना इंद्रधनुष में। जब धूप वर्षा की बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए एक बहुत सी भौतिक पृथ्वी घटना है। तो इसके लिए अगर कोई बनती है तो एक अपवर्तन परिपीक्षण घटना होना चाहिए, ए, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होना चाहिए, 2 होनी चाहिए अपवर्तन। तो 1 और 3 सही दिख रहा है, बाकी तो मुझे आंसर नहीं दिख रहा। तो आंसर इसका देखते हैं, 103 का आंसर क्या होगा। 1 और 3 होना चाहिए और स्पष्टीकरण दे रखा होगा वहाँ पे, तो स्पष्टीकरण देखते हैं। आंसर इसका डी है। तो डी का मतलब क्या हुआ इसमें, डी का मतलब 1, 2, 3 मतलब तीनों घटना होंगी। क्या क्या घटना है तीनों, आंतरिक परावर्तन भी होना चाहिए, मतलब तीनों घटना होंगी तभी उसका इंद्रधनुष बनता है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें स्पष्टीकरण दे रखा है। परावर्तन, पूर्वांतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरण 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर और बैगनी रंग अंदर होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव कब है, जब प्रिज्म के द्वारा प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसी का वो संभव है क्या, वर्ण विक्षेपण। अब आगे देखते हैं, आगे चलते इसमें अधो लिखने से कौन सा रंग प्रकाश के इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई नहीं देता। मध्य में विबज्योर भाई, मध्य में तो 2 रंग आ रहे हैं इसमें, तो देखते हैं इसमें। तो विबज्योर के हिसाब से हम देखें इसमें भाई और आएगा जो रे आर, रेड सबसे बाद में आता है 2, 4, 6। तो इसमें 2 रंग दिख रहा है, एक तो ग्रीन दिख रहा है, दूसरा कौन सा बरोड होता है, क्या होता है, ब्लू होता है। देखते हैं इसमें ब्लू, और इसमें कौन सा नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इसमें येलो नहीं होगा और दिखाई देगा तो ग्रीन 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 हरा। तो बी रंग देखो ऑप्शन इसमें 3 देखा क्या है, इसमें बी सही है। तो ये रखा है रेड, ये सारे रंग दे रखे हैं। तो स्पष्टीकरण वॉलेट वर्ग व्यक्ति, ठीक। इन इसमें दोनों सीमांत वर्ण पट होते हैं, तो इसमें दोनों सीमा वर्ण पट होते हैं। कौन सा होता है आंसर इसमें, बैगनी और लाल। इसका जो आंसर सही है बैगनी और लाल, इसका बैगनी आंसर इसमें तो सही है इसमें। आगे चलते इसमें देखते हैं दोपहर के 12 बजे किस इंद्रधनुष को, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व देख नहीं सकते। देखें आंसर इसका क्या होगा, डी, देख नहीं सकते, क्योंकि दोपहर 12 बजे तो सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब इसमें वही गैस सिर के ऊपर होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, इसलिए इंद्रधनुष बनता नहीं है। इंद्रधनुष कब बनता है, जब विपरीत दिशा में खड़े हो जाए, सूर्य मतलब सूर्य के हम विपरीत दिशा में खड़े हों जब भी हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक छड़ी को जल में तिरछी सतह से डुबाया गया,
यदि बगल में देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रतीत होकर छड़ी से छोटी एवं झुकी हुई होने की आभास देता है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देखें तो इसका सही स्पष्टीकरण देखें सी। सी का मतलब क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर कह रहा है कि भैया ए बिल्कुल गलत है, दूसरा सही है। तो मतलब इसमें ऊपर देखें कह रहा है भैया ये गलत हो गया दूसरे नंबर का आर वाला, और पहले वाला ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं तो या तो कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में एक पेड़ में भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो सिक्का उसे वास्तविक स्तर से पीछे कर नेट बिल्कुल सही है। जब आपने कोई बाल्टी में कोई भी चीज़ डाल दी है तो हमेशा ऊपर दिखाई देगी, ठीक है ना। या जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपनी वास्तविक स्तर से अपेक्षाकृत ऊंचाई है नहीं। दोनों क्वेश्चन सही हैं और दोनों का स्पष्टीकरण दे रखा है। तो इसका आंसर ए और 1 और 2 होगा, तो आंसर इसका दे रखा है ए। देखिए दोनों का क्वेश्चन साफ ऊपर दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी आंसर होगा ए सही है इसका। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। और हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं जो कि सारे क्वेश्चन कहीं कहीं आए हैं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं ले रहे जो कहीं ना आया। जल में वायु का बुलबुला किस भाग में? तो देखो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में वायु का बुलबुला किस तरह का है? या तो अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा, दोनों की तरह ही करना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या बनता है। आंसर मुझे पता नहीं साफ स्पष्ट, तो आंसर इसका डी है, अवतल लेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस क्या आप उनको ध्यान रखना है, सीधी सी बात है। अवतल लेंस को अपसाइड लेंस भी कहते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, भैया सीधी सी बात, वो सब वही क्वेश्चन। तो कैसा करता है? अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, मतलब अवतल लेंस आया या अपसारी लेंस आया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक सतह रबड़ की न्यूनतम ऊंचाई चाहिए उस व्यक्ति से आधा होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या है, 1/4 आधा। इसका ऑप्शन बी दिख रहा है हमें, तो इसमें आंसर और स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो आंसर इसका बी सही है। इसमें दे रखा है कि उसका न्यूनतम ऊंचाई का आधा होगा तो हम देख पाएंगे। एक समतल रबड़ की 72 त्रिज्या होती है, एक समतल रबड़ की 72 त्रिज्या की कंफर्म नहीं है, आंसर दिखाना पड़ेगा। शून्य अनंत एक अनंत के बीच में। देखते हैं आंसर क्या है। इसका अनंत है, अनंत मतलब सी, तो सी आंसर इसका सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें स्पष्टीकरण भी दे रखा है कि अनंत क्या होता है। इसमें दोनों दूरी वाले ये सॉल्व करके दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। तो ये वही स्पष्टीकरण दे रखा है। ये देखो ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा बना कर के, ये और मैं टॉपिक से दूर मतलब आप इसे देख लीजिएगा किस प्रकार से करना है, और मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ ये तरीके से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि दोष। देखो दूरदृष्टि दोष के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं। तो दूरदृष्टि को हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दूर के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे दूरदृष्टि के लिए, ठीक है ना। तो उसमें देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर क्या करें, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है, सी ऑप्शन है इसका। तो इसका सी ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या रहेगा। तो आंसर इसमें सी बिल्कुल सही है। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में से कौन से कथन में कौन से सही नहीं है। दो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट नहीं देख सकता। दूर व्यक्ति देखो दूरदृष्टि व्यक्ति में दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की दिखाई नहीं देती। लेंस का अभियंत्रण तो होना चाहिए। निकट के पिंडों का रेटिना के पीछे फोकस करना, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इसका लेके उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर इसका डी सही नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो गया अपना, ये आंसर डी हो जाएगा। तो उसको आंसर डी लिख लेते हैं और इसका आंसर इसका डी आंसर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम साफ डी आंसर है। देखो दूरदृष्टि दोष को व्यक्ति क्या होता है, दूर की वस्तुएँ 10 सेकेंड पैसा नहीं होगा, दूर की वस्तुएँ दिखाएंगी, इससे परेशान होता है मतलब। मतलब सही करें, दूरदृष्टि वस्तु में क्या पास की वस्तु नहीं देख पाते लेकिन दूर की वस्तु देख लेता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न कौन सा लेंस का उपयोग किया है। तो वही निकट के लिए हमेशा अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं निकट के लिए तो निकट को क्या बोलते हैं भैया, कॉनकेव बनेंगे। तो इसमें कॉनकेव कहाँ ये है, तो फिर कंफर्म कर लेते हैं इसमें क्या कॉनकेव ही बनते हैं। तो इसमें देखते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अवतल लेंस को कॉनकेव के लेंस बनते हैं। तो आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर भी सही हो जाएगा। अब निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है भैया, निकट दृष्टि दोष ठीक करें तो अवतल लेंस का उपयोग करके हम ठीक कर सकते हैं। आंसर भी सही है दृष्टि। और इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं, बिल्कुल स्पष्टीकरण देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि
अगर हमें पास की वस्तु देखना है तो उसके लिए ऑप्टल लेंस का ही उपयोग करते हैं। इसमें स्पष्ट कर दे रखा है, निकट दृष्टि हुई व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी की वस्तु नहीं देख पाता है, तो इसलिए क्या करता है, ऑप्टल लेंस का उपयोग करता है। मायोपिया निकट दृष्टि हो, सेम क्वेश्चन आंसर बोलिए क्या ऑप्टल लेंस। वो भैया ये आंसर है इसका, देखो आगे आंसर भी देखते हैं, देखिए। और उपयोग निकट दृष्टि देखो सीधा वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, क्या आंसर, इसका भी आंसर ये क्या ऑप्टल लेंस। निकट दृष्टि जो क्या रोग मुक्त किया जा सकता है किससे, ऑप्टल लेंस से भैया। तो ये देखिए ऑप्टल लेंस भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे के में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए उसे उस पर दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे दिखाई देने, इसका कारण क्या है। पुतली के आकार में परिवर्तन होता है जिसके कारण धीरे धीरे दिखाई देता है। पुतली एकदम सिकुड़ जाती है फिर एकदम फैलती है, तो अंधेरे में आएगा तो एकदम क्या होगा, वो सिकुड़ने लग जाएगी, प्रकाश में जाएगा तो फैलेगी वो। नहीं, प्रकाश में जाके वो फैल जाती है और अंधेरे में जाके वो खुल जाती है, तो इसलिए उसका कारण है। तो पुतली के परिवर्तन, तो आंसर ए होना चाहिए इसका, 19 का 119 का ए। इसमें दे नहीं रखा, देखो इसमें स्पष्टीकरण दे रखा है कि आंखों में कौन फोटो रिसेप्टर वो कार्य करते हैं, तो क्या करते हैं। देखो अंधेरे में कार्य अनुकूल तीव्र प्रकाश, और इसमें साफ स्पष्ट का एक है और देखें। हाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हम अंधेरे में थे, जैसे प्रकाश में जाते हैं, मतलब प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं तो क्या होता है, पुतली के आकार में परिवर्तन भी होता है, ठीक है ना। इस पर ये अंधेरे, तो इसकी वजह से हमें मतलब पुतली का आकार परिवर्तन हमें सबसे बेस्ट है। इसमें तीनों सही बता रहा है, तीनों आंसर इसके सही बता रहा है। मतलब तीनों आंसर क्या क्या है इसके, एक बार और कंफर्म कर लीजिए, तीनों आंसर क्या क्या थे इसके। इसके पुतली के आकार परिवर्तन, लेंस और व्यास की फोकस दूरी परिवर्तन, और अगला ऊपर वाला आंसर क्या है, और एक आंसर और प्रोडक्शन व्यंजन का प्रोचन, और आंखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय अनुकूल होना, ठीक है भैया। तीनों आंसर इसमें सही स्पष्ट कर रहा है। तो अब देखो पढ़ने में काम आने वाले ग्लो लेंसेस किस प्रकार के लेंस होते हैं, ये आंसर तुम्हें पता नहीं। इसमें ऑप्टल लेंस होते हैं जो पढ़ने में काम आते हैं, तो उन्हें वो ग्लोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। आँख के संकीर्णन होता है, आँख के संकीर्णन में इसका आंसर देखना पड़ेगा कि आंसर, इसका आंसर ए। आँख के संकीर्णन क्या होता है, आँख के संकीर्णन होता है उत्तला लेंस के परिवर्तन होता है आँख के संकीर्णन, ठीक है ना। अब है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर देखते हैं, उसका बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या कह रहा है, आंसर डी है, तो डी का मतलब क्या हो गया, डी। हेड मिरर, मतलब हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टर कान, नाक एवं गले की जांच के लिए किया जाता है। ये एक छिद्र, छोटे छिद्र वाला अब्दल दर्पण है। तो इसमें तीनों विकल्प सही है, तो देखो तीनों विकल्प क्या क्या है। क्वेश्चन अलग है, आंसर अलग तरीके से दरकार। अच्छा ये वाला डी ऑप्शन इसमें मतलब कौन सा सही नहीं है, मतलब तो सही नहीं है, तो क्या है ये आंसर डी सही नहीं है इसका, बाकी ये ऊपर वाले तीनों सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो हम खोज बत्ती के दर्पण में प्रयोग किया जाता है। खोज बत्ती के ऊपर दर्पण में उपयोग किया जाता है। इसमें नोटोटल लेंस, जो कौन सा लेंस होता है, ये नोट होता है। इसको हिंदी में देखते हैं, जगह देखते हैं। खोज बत्ती हेडलाइट मतलब ट्यूबलाइट, अच्छा उसमें बैटरी वगैरह में जो इस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है उसे नोटोटल लेंस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अवतल लेंस बोलते हैं। अवतल दर्पण, दर्पण मतलब अच्छा कॉनकेव लेंस को, वो कॉनकेव होता है वो लेंस होता है, और दर्पण होता है वो नट नतोदर होता है भैया। देख लो ठीक है, क्या 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 आंसर। स्पेस दूरी, स्पेस दूरी क्या होगा, हमेशा 25 सेंटीमीटर स्पेस दूरी होती है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, हमेशा 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक अच्छे मतलब जो मनुष्य होता है स्वस्थ व्यक्ति 75 सेंटीमीटर दूरी अंतर और अंतर को देख सकता है। सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, तो आंसर इसका भी वही होगा, ठीक है ना। वही सेम क्वेश्चन, कोई परिवर्तन नहीं किया है। मानव दूध सत्य, देखो सेम क्वेश्चन है, न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम भैया वही होगी, ये देखिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आँख के लेंस में फोकस दूरी के कार्य में परिवर्तन किया जा सकता है, तो कार्य किसके साथ परिवर्तन किया जाएगा, तो आंसर देखते हैं, इसका आंसर 127 का आंसर क्या दे रखा है, सी मतलब सिलेरी मांसपेशियों के शिथिल संकोचन में से आँख के लेंस में मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन हो जाता है, तो इसका आंसर सी दे रखा है। हम एक शॉर्ट से बात करते हैं, लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर इसका होगा डायोप्टर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते लेंस की क्षमता, भैया लेंस को मतलब वो मापना और डायोप्टर एक ही चीज़, ये देखिए लेंस की क्षमता ये होगी, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो करने के आएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर आप देखिए, इसका आंसर है सी, मतलब 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डाप्टर होती है भैया, जो धूप के चश्मे होते हैं ना, और उसका आपका भी साफ पर दिख रहा है सामने हमें, और 0 डाप्टर में उपयोग किया जाए धूप के चश्मे। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस, जिनमें एक उत्तल अथवा तथा दूसरा अवतल है, एक दूसरे को सटाकर रखे गए हैं। इस प्रकार युग्म व्यवहार होगा। तो ये युग्म व्यवहार किस प्रकार का होगा देखते हैं। आंसर इसका आंसर है सी, मतलब किस प्रकार का युग्म व्यवहार करेंगे? कांच की समतल चादर की भांति, कांच की समतल चादर की भांति उपयोग करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, कैमरे का द्वारक और कपाट की गति निम्नलिखित में कौन सा संयोग अधिकतम उद्वासन होगा? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर F22 और 116। ये शायद हो सकता है क्वेश्चन तो नहीं है, वर्टिकल बात देखते हैं। इसमें से एक सूत्र के आधार पर इसको किया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा में निम्नलिखित में किस भाग में तुलना की जा सकती है? तो लेंस से तुलना की जा सकती है इसकी परंपरा के भाग से। तो इसमें आंसर भी होना चाहिए। तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आंसर नहीं, इसमें आंसर ए कह रहा है, तो आंसर इसका ए होना चाहिए। आँख का रेटिना परंपरागत फूल की तरह कार्य करता है। रेटिना अपने टकराने वाले प्रकाश किरणों को विद्युत संक्रमण में परिवर्तित कर देता है, जिन्हें दृश्य स्राव मस्तिष्क में ले जाती है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो है आंसर 135 का। 135 का आंसर क्या होगा देखते हैं। 135 का आंसर है डी, मतलब दृष्टिपटल। इसका आंसर सबसे अच्छा दृष्टिपटल इसका आंसर दे रखा है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है डी पर, दृष्टिपटल पर। तो इसका मनुष्य की आँख में दृष्टिपटल का आंसर बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो आँख में हमेशा रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। जहाँ तक मैंने यही रेटिना पढ़ा है, तो इसका आंसर रेटिना ही है। और हमें आंसर भी दिख गया, इसका आंसर रेटिना ही है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मनुष्य की आँख किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है? तो आंसर इसमें देखा है रेटिना पर भैया प्रतिबिंब बनेगा, और रेटिना ही हमें सब चीज़ दिखाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वो परिवर्तित होती है। हाँ, बिल्कुल सही, जिससे परिवर्तित होगी उसके कारण उसका रंग दिखाई देता है। और उसका आंसर ये बी आंसर सही होना चाहिए। इसका आंसर सी, परावर्तित। अपरावर्तित में चिन्ह लगा दिया तो वो गलत लगाया है। इसका परावर्तित, जिससे परावर्तित कोई वही रंग हमें दिखाई देगा और कोई रंग दिखाई नहीं देगा। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण को बनते हैं। तो आधारभूत 3 रंग होते हैं जो कि प्राथमिक रंग होते हैं। एक हरा, एक दूसरा लाल होता है, और चौथा रंग कौन सा होता है? प्रकृति में पाया जाता है लाल हरा, और कौन सा रंग है जो प्रकृति में पाया जाता है? तो लाल का तो लाल देखिए क्यों होता है, हरा जो पेड़ पौधे होते हैं, और एक पेड़ पौधा नीला। देखिए लाल हरा पीला, लाल हरा भूरा, लाल हरा नारंगी। तो लाल हरा नीला ये होना चाहिए बी आंसर इसका। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिन्हें टीवी पर जब प्रकट होता है? तो लाल हरा नीला, आंसर ए इसका भी। तो सभी का आंसर इसका हम देखते आ रहे हैं, इसका भी आंसर ए और ऊपर वाले का भी आंसर ए था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जब लाल नीले और हरे प्रकाश पर जो पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा बनता है? ये देखते हैं। देखो ये सूत्र होता है, इसमें क्या होता है कि एक त्रिभुज बनाया जाता है, उसको तीनों रंग डालते हैं। जैसे ये इस प्रकार से बन गया। अब सारे रंग चावल लिख दें, यहाँ पर लिख दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये बीच में जो रंग बनेगा और सात आगे देखते हैं कौन सा रंग बनता है इसमें। तो इसमें बनता है सफ़ेद रंग, ठीक है ना। तो ये सफ़ेद रंग बन रहा है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है भैया? तो इसमें है काला, पीला, नीला। तो इसमें आंसर देखता है काला भैया प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी सब तो प्राथमिक रंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 रंग का मूल रंग नीला हरा, नीला हरा, नीला हरा, नीला हरा, नीला हरा, ये वाला ऑप्शन बी, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हटाना बगल से ही चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के रंग की संख्या कितनी होती है भैया? 7 होती है। सूर्य के रंग की संख्या 7, हमने अच्छी तरह पढ़ा है। और निम्न रंगों के विषम को पहचानिए। रंग रंगों लाल, हरा, पीला, भूरा। भूरा नहीं होना चाहिए यार, तो इसमें आंसर बी, तो भूरा नहीं होना चाहिए विषम के लिए। अलग जमल गुर्जर के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। निम्न घटना पर विचार किए। धुएं से सूर्य का माप, सूर्य काल से रंग, उष्णकाल से चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का चमकाना, आकाश में ध्रुव तारा का दिखना। भैया ध्रुव तारा तो बिल्कुल नहीं है। देखो उष्णकाल का रंग प्रकीर्णन, उष्णकाल में चंद्रमा दिखना यानी तारा का टमटाना,
आ, परावर्तन के कारण होता है। तो इसमें देखते हैं क्या 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 घटना है, परिघटनाओं का है। तो इसमें आंसर सी 1 2 3 1 2 4 1 2 4 घटना सेम टू सेम घटना कही गई है। बाकी इसका स्पष्टीकरण देखते हैं क्या दे रखा है। संध्या काल में सूर्य का बड़ा दिखना, दूसरा काल में सूर्य का लाल, आकाश का तारों का टिमटिमाना आना, ठीक है ना। आसमान में जबरदस्त ऐसा लगता है जैसे तारे चमक नहीं है बल्कि फलक बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दे रखा है साफ स्पष्ट इसमें। और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन कोई नहीं है। इसका स्पष्टीकरण और अच्छे से देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि संध्या काल में सूर्य का, ठीक है देखो, एक तो प्रकिरण का चीज दे रहा है, दूसरा कह रहा है तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना इसके कारण ही होता है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है तो बिल्कुल होता होगा, इसका कोई शंका नहीं है। तो आंसर इसमें सही रखे गए हैं पूरे। तो आज हम कंप्लीट करते हैं, अगली बार कोई और दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, आपके लिए इतना ही।